नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जून सन 2025। प्रतिपदा यानी एकम तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में इस साल पहली बार हीटवेव का रेड अलर्ट जारी, 9 जिलों के लिए चेतावनी। गुरुग्राम में 5 घंटे बाहर न निकलने की एडवाइजरी। हरियाणा में ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन का शेड्यूल बदला, 26 जून को आएगी अब पहली मेरिट लिस्ट, 30 तक फीस भर सकेंगे स्टूडेंट्स। हरियाणा सीएम ने लॉन्च की एमनेस्टी योजना, रद्द रिहायशी प्लाटों को नियमित करने का मिलेगा तोहफा। मां ओमवती कॉलेज पलवल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, 10वीं पास करे आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार ने बढ़ाई निगमायुक्तों की शक्तियां, अब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को दे सकेंगे मंजूरी। राशन कार्ड धारकों की हो गई मौज, घर बैठे मिलेगा अब ये फायदा, राशन डिपो जाने की नहीं है आवश्यकता, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में किसानों और पशुपालकों के लिए खुशखबरी, इन शहरों में चिलिंग प्लांट खोलेगी हरियाणा सरकार। किसानों के लिए खुशखबरी, मार्केट रेट से 5 गुना ज्यादा मिलेगा मुआवजा, इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित होगी जमीन। हरियाणा में सफाई कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, संत कबीर जयंती पर वेतन बढ़ोतरी का मिला तोहफा। हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अवकाश और वेतन निर्धारण पर अधिकारी स्वयं ले सकेंगे निर्णय। हरियाणा सीईटी आवेदन के लिए आज आखिरी दिन, तिथि बढ़ाने का नहीं है कोई विचार। रोहतक में अग्निपथ योजना के तहत होगी भर्ती, 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक होंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, 14 दिन पहले अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत रोकने के लिए सरकार नए नियम लाने जा रही है। और रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट, वेटिंग टिकट कंफर्म हुआ या नहीं 24 घंटे पहले पता चल जाएगा। अभी ये 4 घंटे पहले ही पता चलता है। देश भर में जल्द होने जा रहा है नया नियम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मई का महीना मौसम के लिहाज से कुछ हद तक सामान्य रहा, लेकिन जून के आते ही गर्मी ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। गर्मी का असर इतना अधिक है कि जानवर और पक्षी तक बेहाल नजर आते हैं। मौसम विभाग के माने तो अभी इस भीषण गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में लू चलने की संभावना बनी हुई है। हरियाणा में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने इस साल पहली बार राज्य में लू यानी हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के लिए है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत और सोनीपत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ यानी IMD का कहना है कि 14 जून तक प्रदेश में लू चलेंगी। इस दौरान अधिकतर जिलों का तापमान सामान्य से अधिक हो जाएगा। उधर गुरुग्राम के DC अजय कुमार ने अगले कुछ दिनों तक लोगों को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि लोग अपना चेहरा और सिर ढककर ही बाहर जाएं। हालांकि शुक्रवार को मौसम में हल्का बदलाव हो सकता है। कुछ जिलों में बादल छाने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। गुरुग्राम सिविल अस्पताल की CMO डॉक्टर अलका सिंह ने कहा कि गर्मी से बचने के लिए आम का पन्ना, पुदीने का पन्ना, शिकंजी, छाछ और लस्सी जैसे पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। बासी और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। बीमार होने पर डॉक्टरों की सलाह से ही दवाएं लें। अगर आप अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मां ओमवती कॉलेज पलवल की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। लाइब्रेरियन के पदों के लिए लाइब्रेरी साइंस में मास्टर या नेट होनी चाहिए या फिर PhD धारक होने चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए संबंधित क्षेत्र में BSc या तकनीकी डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर का ज्ञान, टाइपिंग स्पीड 30 से 40 शब्द प्रति मिनट के साथ स्नातक होने चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं विज्ञान सहित होनी चाहिए या फिर संबंधित ट्रेड में ITI होनी चाहिए। हेल्पर या अटेंडेंस या स्पोर्ट्स स्टाफ की बात करें तो उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए कार्यालय कार्य अनुभव और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक होने चाहिए। स्टोर कीपर के लिए स्टॉक या इन्वेंट्री हैंडलिंग के ज्ञान के साथ स्नातक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 जून है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मंच पर उपस्थित रहे। सिरसा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कबीर जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिरसा की धरा संतों की भूमि रही है और ऐसे पावन अवसर पर मैं यहाँ आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अनेक संतों की तरह संत कबीर ने भी समाज में अलख जगाने का काम किया। कबीर जयंती समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने इनके वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिरसा में बन रहे सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का नशा मुक्ति केंद्र बनेगा। साथ ही डबवाली में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 10 बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 30 बेड तक किया जाएगा और एलनाबाद सरकारी अस्पताल के पास एक नया नशा मुक्ति केंद्र भी बनेगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP द्वारा 6 जुलाई 2020 के बाद रद्द किए गए सभी रिहायशी प्लाटों को नियमित किया जाएगा। HSVP की बैठक में एमनेस्टी योजना लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की है। ई नीलामी के माध्यम से इन प्लाटों की बिक्री की जाएगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत पहुंचेगी। एमनेस्टी योजना लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ई नीलामियों में खरीदे गए रिहायशी श्रेणी के प्लाटों यानी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को छोड़कर यह योजना लागू होगी। जो बोलीदाता प्लाट की कुल लागत के 25% में से न्यूनतम 15% राशि पहले ही जमा करा चुके थे, किंतु शेष राशि समय पर जमा न कर पाने के कारण जिनके प्लाट रद्द कर दिए गए थे वे अब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। ऐसे आवंटियों को अपनी बकाया राशि पर 18% सालाना ब्याज सहित पूर्ण भुगतान करना होगा। ये ब्याज राशि देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तिथि तक लागू रहेगी। पहली एमनेस्टी योजना का लाभ न उठा पाने वाले बोलीदाता इस योजना के तहत भी पात्र होंगे। ऐसे आवंटियों को बकाया राशि पर 24% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा। संपूर्ण राशि यानी मूल ब्याज योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इस अवधि में कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा और किस्तों में भुगतान का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए नगर निगम आयुक्तों की शक्तियों में इजाफा कर दिया है। निगमायुक्त अब 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। अब तक निगमायुक्तों को केवल 50 लाख रुपए तक के विकास कार्यों को ही मंजूरी प्रदान करने का अधिकार था। स्थानीय शहरी निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव विकास गुप्ता ने 2 साल पुरानी नीति में बदलाव करते हुए नई नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के अनुमानों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार नगर निगम की वित्त कमेटी के पास रहेगा। 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक के कामों के लिए विभाग के मंत्री व मुख्य अभियंता और 25 करोड़ से अधिक के लिए मुख्यमंत्री व मुख्य अभियंता को अधिकार दिए गए हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी अपडेट आ रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को अब सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। दरअसल ई-KYC के लिए अब राशन डिपो के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विषय में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप से उपभोक्ता घर बैठे ही फेस ऑथेंटिकेशन और OTP के माध्यम से ई-KYC प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। सरकार राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से उपभोक्ताओं के लिए ई-KYC करना अब जरूरी किया गया है। इससे पहले उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राशन डिपो के चक्कर काटने पड़ते थे। इससे राशन डिपो धारक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, साथ ही उपभोक्ताओं का भी समय बर्बाद हो रहा था। परिवार के सदस्यों को बार बार राशन लेने के लिए उनकी उपस्थिति की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यह सारी प्रक्रिया मेरा ई-KYC मोबाइल ऐप से संभव हो पाएगी। इसके लिए अब उपभोक्ता घर बैठे ही सारी प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। मेरा ई-KYC मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने घर बैठे मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मुख्यालय द्वारा जिलाधिकारी को मोबाइल ऐप के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में बात करें तो सोनीपत जिले में कुल 2,63,000 राशन कार्ड हैं, जिनमें से 28,000 से ज्यादा की ई-KYC का कार्य पेंडिंग पड़ा है। इनमें सबसे ज्यादा गन्नौर ब्लॉक के उपभोक्ता हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इन राज्यों के लोगों को जल्द ही सार्वजनिक परिवहन के रूप में तीव्र गति का एक और अतिरिक्त विकल्प मिलने जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार दिल्ली अमृतसर के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा और पंजाब के कुल मिलाकर 321 गाँव में जमीन अधिग्रहित की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन किसानों की जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें मार्केट रेट से 5 गुना ज्यादा मुआवजा राशि मिलेगी। यह प्रोजेक्ट 3
तीन राज्यों के बीच सफर आसान बनाने की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल साबित होगी। दिल्ली से अमृतसर की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से अमृतसर के बीच सफर करने वाली बुलेट ट्रेन बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर से होकर गुजरेगी। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा और न्यूनतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस ट्रेन में एक बार में 750 यात्री सफर कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ नगर निगम गुरुग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी जाटोली मंडी तथा नगर पालिका फरूखनगर क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों को वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट का लाभ दिया जा रहा है। यदि वे 31 जुलाई तक अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो इसके साथ ही एनडीएस पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सेल्फ वेरीफाई होना भी आवश्यक है। साथ ही नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक एनडीएस हरियाणा आधिकारिक पोर्टल या फिर नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। प्रदीप दहिया ने बताया कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने पर 18% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा और डिफॉल्टर प्रॉपर्टी को सेल करके उसे नीलाम करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से नया फैसला लिया गया है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों के अवकाश भत्तों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और वेतन निर्धारण से संबंधित केसों में विभागीय अधिकारी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इन ग्रुप डी कर्मचारियों के मामलों में संबंधित विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त और उपायुक्त पंचकुला सक्षम है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बारे में स्थिति को साफ कर दिया है। विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत भर्ती किए गए कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों, मंडल आयुक्त कार्यालयों तथा उपायुक्त पंचकुला के कार्यालय में नियुक्तियां दी गई हैं। यह सामने आया है कि इन कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों के अवकाश भत्तों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वेतन निर्धारण आदि से जुड़े मामले अभी भी फैसले लेने या फिर आगामी जरूरी कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विकास निदेशालय को भेजे जा रहे हैं। इससे इन मामलों के निपटान में बिना बात की देरी हो रही है। मुख्य सचिव की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त पंचकुला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी को अनिवार्य किया गया है। फिलहाल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सीईटी 2025 के लिए 12 जून आज यानी गुरुवार तक आवेदन किए जा सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह का कहना है कि अभी आवेदन की तिथि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि सीईटी समय से ही हो। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार तिथि बढ़ाने का फैसला लेती है तो अलग बात है, पर आयोग तिथि बढ़ाने के बारे में अभी कोई विचार नहीं कर रहा है। सीईटी 2025 सी ग्रुप के लिए 12 जून की रात 11:59 तक आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि आवेदक 14 जून की शाम 6 बजे तक आवेदन शुल्क जमा करा पाएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि सीईटी के लिए आवेदन के बीच में सरल पोर्टल पूरी तरह से स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। आवेदकों की मांग है कि सरकार सीईटी के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दे। सरल पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पिछले कई दिनों से आवेदकों को कड़ी मशक्कत का सामना झेलना पड़ रहा है। देश भर में भीषण गर्मी के प्रकोप और लू की स्थिति के बीच एयर कंडीशनर यानी एसी के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार नया नियम लागू करने की योजना बना रही है। आने वाले दिनों में अगर आप नया एसी खरीदेंगे तो उसे 16 या फिर 18 डिग्री पर नहीं चला सकेंगे, सिर्फ 20 से लेकर 28 डिग्री के बीच सेट कर पाएंगे। गर्मी के मौसम में एसी से बिजली की खपत रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नए नियम लाने जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे बिजली की बचत होगी, बिल कम आएंगे। पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि एसी बनाने वाली कंपनियों के लिए नया नियम कूलिंग को और बेहतर बनाएगा। इससे गर्मियां बढ़ने पर बिजली की डिमांड और बिलों में होने वाली बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिल सकेगी। जैसे ही नए नियम लागू होंगे, ये नियम हर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर पर लागू होंगे, चाहे वो घरों में हो या फिर कॉमर्शियल जगहों पर, जैसे कि ऑफिस, मॉल, होटल और सिनेमा घरों में, जहां अक्सर एसी को सबसे लोएस्ट सेटिंग पर चलाया जाता है। हर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर 6% तक की बिजली की बचत होती है। अभी इस नियम को लागू करने की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। सरकार एसी बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर तापमान के स्टैंडर्ड तय कर रही है। जैसे ही नियम नोटिफाई होंगे, सभी नए एसी इस रेंज में आ जाएंगे। ये नियम गाड़ियों में लगे एसी पर भी लागू होंगे, यानी कारों और दूसरी गाड़ियों में भी एसी को 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे सेट नहीं किया जा सकेगा। इसका मकसद गाड़ियों में बिजली या फिर फ्यूल की खपत को कम करना होगा। इटली, जापान जैसे देशों में भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए एसी को मिनिमम 23 डिग्री सेल्सियस रखने का नियम है। अधिकतम तापमान को 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ाने पर पाबंदी है।
हरियाणा में किसानों और पशुपालन व्यवसाय करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूबे की नायब श्रेणी सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि डेयरी फेडरेशन राज्य के किसानों और पशुपालकों के साथ साथ आमजन से जुड़ाव के लिए निरंतर नए प्रयास कर रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में चिलिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि डेयरी उद्योग में दूध को संग्रहित करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में चिलिंग प्लांट बेहतर साबित हो रहे हैं। इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो दूध का संग्रह, दूध को ठंडा करना, दूध की गुणवत्ता जांचना, भंडारण और बैक्टीरिया नियंत्रण करना है। इस प्रक्रिया में अगले 2 महीने के भीतर सिरसा के डबवाली और भिवानी के सलेमपुर में चिलिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जबकि नूंह के चिलिंग प्लांट को जल्दी तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकुला, करनाल, पानीपत व चरखी दादरी में चिलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अरविंद शर्मा ने बताया कि सिरसा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने को लेकर स्टेक होल्डर्स, बागवानी व कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक खंड में ब्लॉक मिल्क कूलर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पहले चरण में 45 खंडों को चिन्हित किया गया है। मंत्री शर्मा ने बताया कि इसके अलावा 350 नए वीटा बूथों को स्थापित करने की घोषणा पर भी काम किया जा रहा है। हरियाणा की नायब श्रेणी सरकार ने गांव में शहरों की तर्ज पर सफाई कराने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 10,000 से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतों को हायर टिपर डंपर और 7,500 से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतों में डंपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी गांव से निकलने वाले घरेलू कूड़े के उठान का भी सरकार ने पूरा प्रबंध कर लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हायर पावर परचेज कमेटी की बैठक में बड़े गाँव के लिए 298 हॉपर टिपर डंपर खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे जल्द से जल्द डिलीवरी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डिलीवरी होते ही ग्राम पंचायतों में डंपर भिजवा दिए जाएंगे। गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 5 से 6 गांवों को मिलाकर एक क्लस्टर बनेगा और इस क्लस्टर में कूड़ा कचरा एकत्रित कर इसका निस्तारण किया जाएगा। यहाँ प्रोसेसिंग के जरिए प्लास्टिक, कांच आदि को कूड़े से अलग किया जाएगा। आने वाले समय में कूड़े कचरे से खाद व बिजली बनाने की भी योजना है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 के सालाना बजट में सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की थी। प्रदेश भर में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में ग्रेजुएशन कोर्स के एडमिशन का शेड्यूल बदल दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 26 जून को पहली मेरिट लिस्ट आएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स 30 जून तक फीस भर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 जून कर दिया गया था। झज्जर के नेहरू कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित भारद्वाज के मुताबिक दस्तावेजों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन 22 जून तक होगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो SMS से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना मिल जाएगी। आवेदक को ऑब्जेक्शन दूर करके ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करना होगा। सभी योग्य अभ्यर्थियों की पूरी सूची 23 जून को जारी की जाएगी। पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो 25 जून को आएगी, ताकि कोई आपत्ति हो तो उसे दूर किया जा सके। पहली फाइनल मेरिट लिस्ट 26 जून को आएगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वे 27 जून से लेकर 30 जून तक फीस भर सकेंगे। दूसरी प्रोविजनल लिस्ट 2 जुलाई को जारी होगी, जो कि फाइनल लिस्ट 3 जुलाई को आएगी। इस लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वे 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक फीस भर सकेंगे। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के दाखिलों के बाद खाली बची हुई सीटों को भरने के लिए ओपन काउंसलिंग 9 जुलाई से शुरू होगी। नए आवेदनों के लिए एडमिशन पोर्टल 10 जुलाई से दोबारा से खुलेगा तथा 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक 100 रुपए लेट फीस के साथ दाखिले हो सकेंगे। यदि अभी 12वीं का सर्टिफिकेट किसी विद्यार्थी को नहीं मिला है तो फॉर्म भरते समय ऑनलाइन रिजल्ट की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। एक ही यूजर ID से अलग अलग कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी अधिकतम 5 कॉलेज और प्रत्येक कॉलेज में अधिकतम 5 कोर्स चुन सकता है। हरियाणा से बाहर के विद्यार्थी अखिल भारतीय कोटे के तहत आवेदन कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 123 अंक बढ़कर 82,515 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 37 अंकों की तेजी रही और ये 25,141 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। IT और ऑटो शेयर्स में तेजी रही। वहीं एनर्जी, बैंकिंग और FMCG शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। सोना 124 रुपए घटकर 96,235 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 806 रुपए कम होकर 1,05,494 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,550 और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।